हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। थर्मोकेमिस्ट्री इस टॉपिक का रिवीजन हम कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, तो आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ओनली N2CO and CO2 gases remains after 0.72 gram of carbon is treated with 1 liter of air at 27 degrees centigrade and 4.92 atm pressure. Assume air composition to be 20%, 79%, 1% by volume. द हीट इवॉल्व, और किलो कैलोरी में आपको निकालना है, हीट इवॉल्व अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट इवॉल्व होगा वो बेसिकली क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ही होता है। तो आपको एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच का वैल्यू आपको निकालना है। क्या सिस्टम आपको दे रखा है, 0.72 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, तो 0.72 ग्राम कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12, 0.06 मोल कार्बन है। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, एयर के साथ। एयर में अपने पास क्या है, O2 भी प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है। ये दोनों तो किसी काम का नहीं है। ये कितना परसेंट है, 20%, और O2 20% जब है, लीटर में 1 लीटर एयर अपने पास है, 1 लीटर एयर, तो 1 लीटर एयर का 20% कितना हो गया, 0.2 लीटर ऑफ O2 यहाँ प्रेजेंट है। और ये O2 कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में कितना हीट यहाँ से इवॉल्व होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे कार्बन के मोल आपने निकाल लिए उसी तरीके से ऑक्सीजन के मोल भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन के मोल किस तरीके से निकालेंगे, आइडियल नेचर कंसिडर करते हुए। प्रेशर कितना है, प्रेशर दे रखा है 4.92 atm, वॉल्यूम हो गया 0.2 लीटर। ऑक्सीजन के बारे में हमें काम है बस, CO2 या N2 से तो कोई काम है ही नहीं। डिवाइडेड बाई R, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से कितने आ जाएंगे, ये सारा कुछ कट करने के बाद 0.04 आता है। तो ऑक्सीजन के मोल आपने पता कर लिए, कार्बन के मोल आपने पता कर लिए। कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। हर किसी रिएक्शन में कितना एंथैल्पी रिलीज होता है ये भी आपको दे रखा है। कार्बन सॉलिड है प्लस हाफ O2 गैस है, इससे क्या बनेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, तो सबसे पहले तो CO बनेगा। उसके बाद अगर ऑक्सीजन बच जाता है तो ऑक्सीजन कार्बन सॉलिड के साथ ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एंथैल्पी है वो कितना है, -100 किलो कैलोरी पर मोल, और इसमें कितना है, -25 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को, ये उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पे -25 है, यहाँ पे -100 है। माइनस का मतलब क्या हो गया कि एंथैल्पी यहाँ से बेसिकली रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और कोई भी कंबशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होता है। तो आपको इतना आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन का कंबशन करने के बाद टोटल कितना हीट यहाँ से रिलीज हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो बेसिकली एंथैल्पी ही है। तो पता कर लेते हैं, 0.72 ग्राम कार्बन है, 0.06 मोल कार्बन है, और ऑक्सीजन आपको कितना दे रखा है, 0.04 मोल। तो चलो सबसे पहले जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो CO गैस बनेगा। लेट अस से कि इसका x मोल यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, तो उसका कितना रिक्वायर्ड है, x/2। तो यहाँ पे कितना बच गया, 0.6 माइनस x मोल, और 0.6 माइनस x मोल के लिए ये कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.6 माइनस x। तो बताइए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपने पास क्या आ गई, x/2 प्लस 0.06 है ये हर जगह पे, 0.06 माइनस x, ये ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट है। और ऑक्सीजन गैस अपने पास अल्टीमेटली है कितना, 0.04 मोल। अच्छा, ये भी बता रखा है कि यहाँ पे कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद CO और CO2 बनना चाहिए, क्योंकि फाइनली अपने पास ये जो मिक्सचर है उसमें केवल नाइट्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और CO2 गैस है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया, कार्बन नहीं है तो कार्बन कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। तो बताइए ऑक्सीजन कंप्लीटली अगर यूटिलाइज होता है तो इतना ऑक्सीजन आप यूटिलाइज कर रहे हो, विच मस्ट बी इक्वल टू 0.04, कितना आ जाएगा ये, -x/2, 0.02 इज इक्वल टू x/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.04। तो 0.04 मोल का तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, और 0.06 में से 0.04 गया तो 0.02 मोल कार्बन का ऑक्सीडेशन होने के बाद CO2 बना है। एक मोल का अगर ऑक्सीडेशन होता तो 100 किलो कैलोरी और 25 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होता दोनों से।
लेकिन दोनों में कार्बन के 0.02 मोल और 0.04 मोल कंबस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, 0.04 मोल कंबस्ट हो रहा है और -25 किलो कैलोरी पर मोल इतना एंथैल्पी है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी पर मोल डेल्टा एच यहां से आ जाएगा, इतना एनर्जी तो यहां से रिलीज होगा। और सेकंड प्रोसेस में कितना है, -100 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना कंबस्ट हो रहा है, 0.02 मोल। तो ये कितना आ जाएगा, 2 किलो कैलोरी पर मोल। यहां से एंथैल्पी चेंज आ गया। एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू व्हाट, हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट रिलीज हुआ है, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2 + 1 3 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे तो बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन भी नहीं है, केवल आपको इतना निकालना था कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में कितना कार्बन कंबस्ट हो रहा है, बाकी पर मोल कार्बन कितना हीट रिलीज होगा ये आपको दे रखा था। तो बेसिकली मोल कंसेप्ट ही अप्लाई करना था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, H2O लिक्विड एंड ग्लूकोज सॉलिड, सब दे रखा है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंबशन आपको करना है और इसके लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। तो ग्लूकोज का कंबशन करना है। थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस आप केवल तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब क्वेश्चंस को समझ के इनका जो केमिकल इक्वेशन है वो आप बना पाओ। तो कंबशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज जिस भी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, जो मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट इसका है, वहां से इसको कंबस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 + H2O। CO2 गैस होता है, H2O लिक्विड होता है। तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा। कंबशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना होता है, C6H12O6 सॉलिड में होता है। कंबस्ट करेंगे तो ये 6O2 बैलेंस ही आएगा ये, और 6CO2 गैस है प्लस 6H2O लिक्विड है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यहां से इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी होगा, स्टैंडर्ड स्टेट आपको गिवन है, रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी होगा उसको क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एट स्टैंडर्ड स्टेट। ये किस में आएगा, पर मोल में आएगा। और आपको किस में निकालना है, पर ग्राम में निकालना है। तो पर ग्राम में निकाल देंगे, क्योंकि एक मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 ग्राम। 180 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो पर ग्राम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एट स्टैंडर्ड स्टेट ये पता चल जाएगा। लेकिन पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालो तो सही। इस एंथैल्पी ऑफ कंबशन को निकालने के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है, डेल्टा FH0। और ये किस किस का फॉर्मेशन आपको गिवन है, CO2 गैस, H2O लिक्विड एंड ग्लूकोज सॉलिड। CO2 गैस, H2O लिक्विड एंड ग्लूकोज सॉलिड, ये तीनों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो यहां से बेसिकली आपके पास क्या कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा H अगर आपको निकालना है तो फॉर्मेशन के टर्म में वो क्या आता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और डेल्टा HF या डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ही आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दे रखा है। CO2 का कितना है, CO2 का है -400, H2O का है -300 और ग्लूकोज का है -1300। बताइए, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट यही आपको निकालना है। और ये फॉर्चुनेटली किसके इक्वल आएगा, कंबशन ऑफ ग्लूकोज एट स्टैंडर्ड स्टेट, वही आपने इक्वेशन लिखा था। कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई CO2 -400 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई H2O -300 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1300 और माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, 0। जो भी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कंसिडर किया जाता है। तो कितना हो गया 2400, ये कितना हो गया 1800 माइनस 4200 और ये कितना हो जाएगा प्लस 1300। तो कितना हो गया ये 31 2900 किलो कैलोरी पर मोल इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज एट स्टैंडर्ड स्टेट। 2900 किलो कैलोरी पर मोल नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब केवल इतना है कि यहाँ से ग्लूकोज का जब कंबशन कर रहे हैं तो एंथैल्पी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, वो हमें पता ही है। अब यही आपको किस में निकालना है, पर ग्राम में निकालना है।
तो 1 मोल ग्लूकोज कितना होता है 180 ग्राम, तो 180 का डिवाइड आप कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 2900 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाय 180 पर ग्राम। सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करने पे आएगा -16.11 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन बना लिया। केवल ग्लूकोज के कंबशन का रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, एक इक्वेशन आपको दे रखा है, इस इक्वेशन का डेल्टा H नॉट एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट ये गिवन है। रिएक्शन इज टू एक्सोथर्मिक, ठीक है। टू बी कन्वीनियंट इट इज डिजायर्ड दैट डेल्टा H नॉट शुड बी ऑलमोस्ट -26 किलो जूल। तो इसका जितना डेल्टा H आपको दे रखा है उससे यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू को रिड्यूस करना है, थोड़ा लेस एक्सोथर्मिक करना है। अब लेस एक्सोथर्मिक करने के लिए एट what temperature it is possible, at what temperature difference it is possible। तो ये रिएक्शन की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक बार लिख देता हूँ और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या है। फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे डेल्टा H नॉट का वैल्यू आपको गिवन है, Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2 गैस, इससे क्या बन गया 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। डेल्टा H नॉट का वैल्यू गिवन है -26.72 किलो जूल, लिटिल टू एक्सोथर्मिक। तो यहां से जितना भी एंथैल्पी रिलीज हो रहा है, इस एंथैल्पी को बेसिकली हमें कम करना है। तो यहाँ बेसिकली किसका एप्लीकेशन आएगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको डेल्टा H की वैल्यू पता है, तो दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन D 1 से लेके 2 तक विच इज इक्वल टू डेल्टा R Cp dt 1 से लेके 2 तक। इस इक्वेशन को आपको यूज करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको डेल्टा H का वैल्यू पता है और दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा H का वैल्यू आपको दे रखा है। तो यहां से फिर आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेकंड पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है और उस टेम्परेचर का और इनिशियल टेम्परेचर का डिफरेंस आपको बताना है। अगर मान लीजिए कि इस रिएक्शन को आपको कन्वीनियंटली करवाना है तो उसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, -26.0 किलो जूल पर मोल। तो ये अपने पास एट टेम्परेचर T1 है और ये अपने पास एट टेम्परेचर T2 है। इतना इसका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हमें करना है। तो निकालो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एट 2 माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एट 1। ये कितना है -26.0 है, इतना आपको करना है, -26.72 आपको दे रखा है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 0.72 किलो जूल आ गया ये डिफरेंस। दिस डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपको दे रखा है, तो डेल्टा R ऑफ Cp, रिएक्शन का जितना भी अपने पास Cp एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी है, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, T 1 से लेकर 2 तक, तो T2 माइनस T1। T1 की वैल्यू आपको गिवन है, T1 कितना गिवन है वैसे 300 पे। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। इनफैक्ट T2 की वैल्यू भी आपको नहीं निकालनी है, केवल ये dt आपको निकालना है कि कितने टेम्परेचर डिफरेंस पे ये रिएक्शन कन्वीनियंटली हो सकता है। अभी ये कन्वीनियंटली नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज हो रही है, हमें एंथैल्पी कम रिलीज करवाना है। तो बेसिकली आपको Cp का वैल्यू निकालना आना चाहिए रिएक्शन का, केवल यहाँ पे इतना ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब बताओ Cp ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा R ऑफ Cp, डेल्टा R Cp दैट मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रिएक्शन विच मस्ट बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई Fe सॉलिड का कितना दे रखा है 25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई वाटर लिक्विड का कितना दे रखा है 75 माइनस Fe2O3 सॉलिड का कितना दे रखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 105 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन गैस का कितना दे रखा है 30 जूल पर मोल में Cp आपको दे रखा है। तो रिएक्शन का हीट कैपेसिटी अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 50, ये हो गया 225, ये हो गया 105, ये हो गया 90, तो ये कितना हो गया 120
170 माइनस 90, 80 हो गया ये, हाँ 120 हो गया ये। तो 120 प्लस 50 170 माइनस 90 80 हो गया। 80 जूल पर मोल ये अपने पास आ गया हीट कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, वैल्यू को पुट करने के बाद फाइनल टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा, और ऐसा फाइनल टेम्परेचर पता चलेगा जहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो -26.72 से डिक्रीज होके -26.0 तक आ चुका है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.72 किलो जूल है ना, तो 1000 हो गया जूल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर सी पी आपने कितना निकाल लिया 8 जूल पर मोल पर केल्विन, और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना है T2 माइनस T1, तो 72 ये हो गया 980 है ना ये, हाँ तो 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 9, T1 कितना था 300 और 9 T2 हो जाएगा 309, तो दोनों टेम्परेचर डिफरेंस अपने पास क्या आएंगे 9 केल्विन या 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो टेम्परेचर है अगर आप वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर देते हो तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है वो 26.0 किलो जूल पर मोल रिलीज होगा, और इस पर्टिकुलर एंथैल्पी पे ये रिएक्शन बहुत ही कन्वीनियंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, N2H4 लिक्विड हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है स्टैंडर्ड स्टेट पे, अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी गिवन है, N2H4 लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, और इन सारे इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि N2H4 में हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस सिंगल बॉन्ड का क्या बॉन्ड एनर्जी हो सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा HF नॉट ऑफ N2H4 लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4 लिक्विड एज स्टैंडर्ड स्टेट ये कितना गिवन है 50 किलो जूल पर मोल, सारे डेटा आपको किलो जूल पर मोल में ही गिवन है, सब लिख देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस एट स्टैंडर्ड स्टेट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ N2H4 लिक्विड, ये सब गिवन है। ये 18 किलो जूल पर मोल है, ये 36 किलो जूल पर मोल है, ये कितना हो गया 393 किलो जूल पर मोल, ये हो गया -46 किलो जूल पर मोल। और इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि N2H4 हाइड्रोजीन में ये जो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें निकालना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता है बेसिकली, और जैसे ही बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन बॉन्ड भी आ जाएगा। बाकी सब बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी पता चलेगा। तो क्या गिवन है आपके पास, N2H4 लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो N2H4 को कहाँ से बनाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से। नाइट्रोजन का एलिमेंटल स्टेट या मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है N2, हाइड्रोजन का H2 गैस में ही होता है, और इससे क्या बन गया N2H4 लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लिक्विड कितना है 50 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान देना, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4 लिक्विड मतलब कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहीं पे अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिख देंगे ना, तो क्या यहाँ से आंसर आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों उसका, क्योंकि जब आप यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के टर्म में इसका एंथैल्पी चेंज लिखोगे, और ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है 50, तो वैल्यू तो गिवन है। एंथैल्पी चेंज जब भी बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी भी लिखना पड़ेगा, और ये तो आपको गिवन नहीं है। हमें केवल क्या गिवन है, HH, NH और NN पूछा है। तो एक ऐसा इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड ही प्रेजेंट हो। इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी गिवन है, इसका बॉन्ड एनर्जी हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन सिंगल इस इक्वेशन से तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका बॉन्ड एनर्जी गिवन नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन अब अपने पास क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन है, तो नाइट्रोजन गैस से इसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस से इसका फॉर्मेशन होगा, क्या बन गया अमोनिया गैस, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -46 किलो जूल पर मोल। डबल कर देते हैं,
तो डबल करने पे ये कितना हो जाएगा 92 किलो जूल पर मोल। और इन दोनों इक्वेशन को मिला के एक नया इक्वेशन बना देते हैं जिसमें से नाइट्रोजन वाली टर्म को आपको कैंसिल आउट कर दो। तो फर्स्ट में से अगर सेकंड को हटा देंगे तो जो नाइट्रोजन गैस वाला टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितने भी टर्म्स लेफ्ट हैं इन सारी टर्म्स में या तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट में से अगर आप सेकंड को माइनस करोगे तो 50 माइनस माइनस 92 कितना हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 142 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या बन जाएगा 2H2 माइनस 3H2, तो H2 इधर चला जाएगा और उसमें से ये माइनस करना, ये माइनस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और उधर N2H4 लिक्विड वैसा का वैसा ही होगा। अब यहाँ पे सारी स्पीशीज में या तो NH बॉन्ड प्रेजेंट है या HH बॉन्ड प्रेजेंट है या NN बॉन्ड प्रेजेंट है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है, तो अब इसको बॉन्ड एनर्जी की टर्म में लिख दो। तो बॉन्ड एनर्जी की टर्म में कितना आएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है 142 किलो जूल पर मोल विच इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 बॉन्ड हो जाएंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, ठीक है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में ही दे रखा है 1 into HH बॉन्ड एनर्जी, माइनस ये लिक्विड स्टेट में दे रखा है तो पहले से वेपोराइज करना पड़ेगा। तो डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ N2H4 और एक ही मोल आपको दे रखा है तो एक मोल से आप इसको वेपोराइज करके एक मोल गैस में ले जाओगे। अब गैस में जाने के बाद इसके बॉन्ड ब्रेक कर दो तो 1 into NN बॉन्ड आ जाएगा माइनस 4 into NH बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन के एक मोल में 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये कितना हो गया 2, ठीक है। बाकी सब वैल्यूज अपने पास गिवन है 142 किलो जूल पर मोल दैट इज इक्वल टू, हाँ ये इधर था ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को माइनस करना है और 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है 393 माइनस 436 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माइनस करना है और 1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड आपको माइनस करना है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कितना आ गया दिस माइनस 142, तो 142 प्लस 18 कितना हो जाएगा 160 और 160 प्लस 436 ये कितना हो जाएगा 596 हो जाएगा ये, तो माइनस 596 और ये कितना हो गया 786 माइनस 596, तो ये कितना हो गया 190 किलो जूल पर मोल। ये अपने पास बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा किसका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लिया, केवल जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था इसका यूटिलाइजेशन किया, इसके यूटिलाइजेशन से एक ऐसा रिएक्शन बनाया जिस रिएक्शन में केवल नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इस रिएक्शन का डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आपको पता है और ये आपने बॉन्ड एनर्जी की टर्म में लिख लिया। बॉन्ड एनर्जी की टर्म में लिखने के बाद फाइनल आंसर आ गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का 196 किलो जूल पर मोल, ये इसका बॉन्ड एनर्जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा U ऑफ द रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिलीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड। H2O का फॉर्मेशन आपको दे रखा है, कंबशन आपको दे रखा है C2H2 का और C2H4 का कंबशन आपको दे रखा है। टोटल 3 इंफॉर्मेशन गिवन है और 4th इंफॉर्मेशन आपको निकालना है एसिटिलीन के हाइड्रोजनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएगा। जो 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उनके लिए केमिकल रिएक्शन लिखो और जो 4th इंफॉर्मेशन आपको निकालना है उसके लिए भी केमिकल रिएक्शन लिखो। तो 4th केमिकल रिएक्शन फर्स्ट 3 केमिकल रिएक्शन से आप कैसे निकाल सकते हो, वही ऑपरेशन इनकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे आपको करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको गिवन है, तो वाटर बनाना है तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इससे क्या बन जाएगा वाटर लिक्विड। और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको कितना गिवन है माइनस 67.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड थर्ड सब लिख देते हैं। डेल्टा H कंबशन ऑफ C2H2, एसिटिलीन का कंबशन आपको दे रखा है तो कंबशन करना है तो H2 ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाना, क्या बनेगा 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड बनेगा 4 और 5, ये हो जाएगा 5/2। बैलेंस है, ये आपको कितना दे रखा है माइनस 310.1 किलो कैलोरी पर मोल। और कंबशन आपको दे रखा है C2H4 ईथेन का,
सॉरी इथीन गैस का। तो C2H4 गैस प्लस O2 गैस, इसका कंबशन होगा तो क्या बनेगा 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। 2 4 6 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और इसके लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपको कितना दे रखा है -337.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर इंडिकेशन आपको दिया होता है उसके रेस्पेक्ट में आप केमिकल रिएक्शन लिख पाए। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ क्या दे रखा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और यहाँ पे भी क्या दे रखा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन करवाने के बाद CO2 गैस बनता है और H2O लिक्विड बनता है। इन तीनों रिएक्शन में वैल्यूज आपको दे रखी है। फोर्थ रिएक्शन के लिए डेल्टा U का वैल्यू आपको बताना है। तो डेल्टा U की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा डेल्टा H का वैल्यू, एंथैल्पी चेंज ऑफ फोर्थ रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन अपने पास डिजायर्ड रिएक्शन है। डिजायर्ड रिएक्शन बेसिकली क्या है, एसिटिलीन का हाइड्रोजिनेशन करना है और इथीन गैस आपको बनाना है। तो C2H2 गैस प्लस H2 गैस, इससे क्या बनाना है C2H4 गैस, और इसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट 3 रिएक्शन से ये रिएक्शन किस तरीके से बन सकता है, देखो आप अच्छे से। फर्स्ट 3 रिएक्शन में ऐसा क्या करूं, क्या ऑपरेशन करें ताकि फोर्थ रिएक्शन बन जाए। साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन गैस लाना है, मतलब इसको तो प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी भी नंबर से, वैसे ही प्लस कर दो। इसको भी लाना है तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा। C2H4 लाना है मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप, सब कट जाएगा और ये रिएक्शन एग्जैक्टली इसी तरीके से आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अपने पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड -3, कितना हो गया -67.8 और -310.81, और ये माइनस करना है तो प्लस में हो जाएगा तो 337.2, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 7, 377.9, 40.7, ये आ गया डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपने पता कर लिया। आपको इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन पता करना है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, यही रिलेशन होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। ये वैल्यू कितनी है -40.7 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा U आपको निकालना है प्लस डेल्टा NG का वैल्यू आप बताओ। गैस गैस और गैस, तो 1 मोल -2 मोल -1 आ गया। ये R की वैल्यू क्या होती है 2 कैलोरी, और टेम्परेचर आपको कितना गिवन है इस रिएक्शन में, टेम्परेचर गिवन है 77, तो 77 कितना हो जाएगा 350, तो ये कैलोरी में आएगा। इसमें 1000 का डिवाइड करोगे तो ये किस में आ जाएगा किलो कैलोरी में, और 1000 का डिवाइड आपने क्यों किया, क्योंकि ये किलो कैलोरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। 35 × 2 70 होता है, 70 डिवाइडेड बाई 100 0.7 होता है, -0.7, तो -40.7 दैट इज इक्वल टू डेल्टा U -0.7 किलो कैलोरी पर मोल। 0.7 चला गया तो -40.0 किलो कैलोरी पर मोल। ये इस डिजायर्ड रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इंटरनल एनर्जी चेंज हम बाद में कैलकुलेट कर सकते थे, पहले आपने क्या निकाला डिजायर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन गैस इज 330 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आपको बताना है। इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, इथीन का कंबशन है तो C2H4 गैस, इसका कंबशन करना है तो डेल्टा H ऑफ कंबशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ही आपको गिवन है 330 किलो कैलोरी पर मोल। तो -330 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए, क्योंकि कंबशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। एक तो ये हो गया। कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, और बाकी रिएक्शंस आपको क्या दे रखी हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है ये भी गिवन है 93.6 किलो कैलोरी पर मोल। और क्या बता रखा है, डेल्टा HF नॉट, H2O का फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, CO2 का फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है,
काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और सारी इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन होगा। ये -94.2 है, ये -61 है, किलो कैलोरी पर मोल में ही आ रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन भी आपको दिया हुआ है। तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, आइसोलेटेड गैसियस एटम आपको बनाना है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और ये आपको कितना गिवन है, 150। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आपको दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम हम कहाँ से बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस से बना सकते हैं। हाफ हाइड्रोजन गैस आपको लेना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन का एक एटम बनेगा। हाइड्रोजन ऑलरेडी गैस में होता है, तो गैस से गैस में ही पहुंचाना है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी के भी इक्वल आ सकता है। और ये जो अपने पास डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -51.5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका डबल कर देंगे तो क्या होगा, H2 गैस से क्या बनेगा, 2H गैस। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 102 हो गया, 103 किलो कैलोरी पर मोल। और यही वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगा जो हाइड्रोजन एटम के डबल के एटमाइजेशन के लिए आप बना रहे हो। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी गिवन है, कार्बन का सब्लिमेशन एनर्जी या एटमाइजेशन एनर्जी एक ही बात है, वो गिवन है। CO2 H2O का फॉर्मेशन आपको गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी गिवन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आपको पता करना है। तो बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हम कहाँ से पता कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है ना, तो C2H4 गैस कंबशन करेंगे तो O2 गैस के साथ रिएक्शन है, 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड ये बनेगा। और ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना गिवन है, -330 किलो कैलोरी पर मोल। बैलेंस कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखना, अगर यहाँ पे जो अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर आप इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखना चाहो तो जैसे ही आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बॉन्ड ऐसे हैं जिनकी एनर्जी हमें दे नहीं रखी है। जैसे OH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी नहीं गिवन है, C डबल बॉन्ड O का एनर्जी नहीं गिवन है, O डबल बॉन्ड O का एनर्जी नहीं गिवन है। तो इतनी सारी बॉन्ड एनर्जी अपने पास नहीं है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हम पता नहीं कर सकते। ये तो हटा दो, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो C2H4 के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसी की रिएक्शन से हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी पता कर सकते हैं। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होगी, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस। ये सॉलिड ही होता है, ग्रेफाइट में यह गैस ही होता है, और यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, C2H4 गैस। और अगर आपने कहीं से भी इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता कर लिया ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में। इसका बॉन्ड एनर्जी पता है, इसका बॉन्ड एनर्जी पता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी पता है, केवल क्या नहीं पता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी। तो एक ही वेरिएबल आपको नहीं पता है और एक इक्वेशन बनेगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी यहाँ से पता लग जाएगा। लेकिन पहले आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी बेसिकली क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। तो C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी गिवन है। क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी है विच इज व्हाट, कंबशन ऑफ C2H4, दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी पता लग जाएगा। तो जुगाड़ बैठ रहा ही है, आंसर आ जाएगा। जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है ना, इस एंथैल्पी ऑफ कंबशन से C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर लो। तो बताइए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपने पास कितना है, 2 × CO2। CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -94.2 किलो कैलोरी पर मोल, प्लस प्रोडक्ट में और अपने पास कितना है, वाटर -61। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विच इज व्हाट 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 लिक्विड।
तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सॉरी C2H4 गैस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म में ये अपने पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको कितना गिवन है -330 किलो कैलोरी पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस कितना हो जाएगा फाइंड आउट करो। इसको इधर लाना पड़ेगा तब ये पॉजिटिव में आएगा, ये इधर आ जाएगा तो -94.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, -61 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 0, ये इधर चला गया ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +330 गिवन है ना, हाँ बिल्कुल 330 किलो कैलोरी पर मोल ईथीन गैस का हीट ऑफ कंबशन आपको दे रखा था। तो कैलकुलेट कर लो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा ये कितना हो गया 4 8 9 × 2 18 126 हुआ ना ये 4, तो ये कितना हो गया 1 8 + 2 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, एक इधर गया 314.4, तो 314.4 नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है 314 8 प्लस सॉरी ये 122 है 310 है ये 310.4 और ये इसमें से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19.6 किलो कैलोरी पर मोल इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस। ये आपको पता चल गया। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस का इक्वेशन लिखो, फिर उसमें बॉन्ड एनर्जी के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप बताओ। वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी आपने पता कर लिया है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी पता लग जाएगा। कार्बन सॉलिड है 2H2 गैस है और इससे क्या बनेगा C2H4 गैस। तो ये आप एकदम एलिमेंटल स्टेट से बना रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच इज गिवन एज 19.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब बताओ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको कार्बन का एटोमाइजेशन करना पड़ेगा तभी आइसोलेटेड गैसियस एटम में चला जाएगा। तो कार्बन का एटोमाइजेशन करेंगे तो 150 रिक्वायर्ड है, तो 2 × 150 प्लस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी आपको चाहिए, ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी अभी आपने पहले निकाल लिया था, 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड कितना था वो 103 था, माइनस प्रोडक्ट में अपने पास क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मल्टीप्लाइड बाई 1 और माइनस कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है 4 टाइम्स। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए 19.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 206, तो ये कितना हो गया 506। ये उधर जाएगा ही सही, ये इधर आएगा -19.6, ये भी हटा देता हूँ, दैट इज इक्वल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, और ये भी इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये बेसिकली, नहीं ये तो इधर ही है तो नेगेटिव में 4 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कितना गिवन है 93.6। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो गया 24, 2 हासिल का 4 × 12 और 2 14, 1 हासिल का 9 × 36 और 1 37, 370.4 और ये कितना हो गया 19.6। तो ये 0 4 सॉरी ये कितना हो गया 13 + 1 14 8 9 394, तो माइनस में 394 है 374, ठीक है, माइनस में कितना हो गया ये 394 है, प्लस में कितना है 506 है, तो ये कितना हो गया 112 आंसर आ गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कितना आ जाएगा 112 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्वेश्चन भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लिया, केवल आपको इतना यूटिलाइज करना है कि जो भी आपको रिएक्शंस दे रखी हैं या जो भी डेटा दे रखा है इन डेटा से आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, और केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद जो भी आपसे पूछा है ना उसी की टर्म में आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है। जैसे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में भी लिखा जा सकता है या बॉन्ड एनर्जी के टर्म में भी पूछा जा सकता है या लिखा जा सकता है। बॉन्ड एनर्जी आपसे यहाँ से पूछा था तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, एक ही बॉन्ड एनर्जी आपको नहीं पता था वो बॉन्ड एनर्जी फिर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, रिएक्शन ऑफ गैसियस फ्लोरीन विथ कंपाउंड X yields a single product Y whose mass percentage composition is 61.7% and 38.3%.
कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ वाई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ वाई यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोरीन और फ्लोरीन का एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के बारे में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी पता चल जाएगा। पहले आप सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से देख लो। गैसियस फ्लोरीन का कंपाउंड X के साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड है ये, कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसके साथ अपने पास क्या बन जाता है, यील्ड्स अ सिंगल प्रोडक्ट Y बन जाता है। और इस Y का मास परसेंटेज आपको क्या दे रखा है, 61.7% एंड 38.3%। 61.7% और 38.3% ये मास परसेंटेज आपको दे रखा है। मास परसेंटेज इज दिस मच। तो क्लोरीन और फ्लोरीन है बेसिकली ये, क्योंकि उन्हीं के बारे में आपको इक्वेशन भी दे रखा है। मास परसेंटेज कंपोजिशन से आप पता करोगे ये किसका मास परसेंटेज है फ्लोरीन का, ये किसका हो गया क्लोरीन का। तो एम्पेरिकल फार्मूला पता करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ClF3 ही आएगा। तो ClF3 आने के बाद ये X अपने पास क्या हो जाएगा, ClF हो जाएगा। ClF के साथ अगर फ्लोरीन का रिएक्शन करेंगे, सब गैसेस आपको दे रखा है, तो X कंपाउंड अपने पास हो गया ClF। ClF की रिएक्शन अगर फ्लोरीन के साथ करेंगे तो Y कंपाउंड ClF3 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कैलकुलेट डेल्टा HR ऑफ द रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ Y। तो Y का सिंथेसिस हम यहाँ से कर रहे हैं, डेल्टा HF नहीं पूछा है, वरना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आपको कंप्लीटली लिखना होता है। हमें केवल इतना करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जहाँ पे Y का सिंथेसिस हो रहा है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको बताना है, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताना है। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अभी हम बता देंगे, और इसके लिए आपको और भी पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी है। वैल्यूज अपने पास क्या है, ClF का रिएक्शन किया गया है, ClF3 का रिएक्शन किया गया है और OF2 का फॉर्मेशन किया गया है। टोटल 3 रिएक्शन है। इन 3 रिएक्शन से ये 4th डिजायर्ड रिएक्शन आपको लाना है। तो जो भी आप 3 रिएक्शंस पे ऑपरेशन करोगे ना, वही ऑपरेशन उनके एंथैल्पी पे कर देना। एंथैल्पी पे करने के बाद ये डिजायर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता चल जाएगा, और यही हमसे पूछा है। डिजायर्ड रिएक्शन आपको क्या दे रखा है, 2ClF प्लस O2, सब गैस है ये, और Cl2O प्लस OF2, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है 205.6। सिमिलरली 2ClF3 प्लस 2O2, इससे क्या बन गया, ClO2 प्लस 3OF2, 3OF2। ठीक है, और इसका भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है 530 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है OF2 का। तो OF2 आपको बनाना है, तो कहाँ से बनेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बनेगा। तो हाफ ऑक्सीजन गैस प्लस फ्लोरीन गैस, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है 24.7 किलो जूल पर मोल। अब इन तीनों रिएक्शन से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिएक्शन से डिजायर्ड रिएक्शन 4th आपको बनाना है। और 4th रिएक्शन अपने पास क्या है, ClF में फ्लोरीन का एडिशन करने से ClF3 बनता है। तो ClF3 इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। किस तरीके से आ सकता है ये, ClF इधर रखना है, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, फ्लोरीन इधर रखना है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, और ClF3 इधर रखना है तो उधर माइनस करना पड़ेगा। ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2ClF3 उधर जाएगा, इधर 2ClF होगा और इधर फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन ही है ये, और ये 2ClF है। आपको सिंगल ClF चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, सॉरी इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और ये यहाँ पर सिंगल फ्लोरीन है, सिंगल फ्लोरीन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो जब इसको 2 से डिवाइड करके ऐड करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, और इसको 2 से डिवाइड करके सब्सट्रैक्ट करोगे, तो एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनेगा। देख लेता हूँ मैं बनेगा या नहीं बनेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा हाफ। और बस मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2, और इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से ऐड करना है। ठीक है,
तो ये उधर चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो ये कितना हो गया, हाफ O2 और ये माइनस O2, ये कट गया, ये ClF आ गया प्लस ये F2 आ गया, हटा दिया मैंने, ये ClF3 उधर चला गया, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होनी चाहिए, ClO2 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव में है, ये दोनों प्लस करेंगे तो 1 + 3/2 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 - 3/2 ये भी कट गया, सब रिएक्शन अपने पास यही सेट हो गया। तो ये आपने 2 से डिवाइड करके ऐड करना है, ये 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और ये 2 से डिवाइड करके सब्सट्रैक्ट करना है, तब जाके डिजायर्ड इक्वेशन बन सकता है। तो बताओ 205.6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 533 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 24.7 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये अपने पास आ जाएगा डिजायर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट। और ये फाइनल आंसर कितना आएगा, -139। ये आप चेक करके देख लेना, -139 किलो जूल पर मोल, ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही आसान था, केवल आपको सबसे पहले ये पता करना था कि फ्लोरीन कौन से कंपाउंड X के साथ रिएक्शन कर रहा है ताकि कंपाउंड Y का फॉर्मेशन हो। अब Y के फॉर्मेशन के लिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आपको दे रखा है, इस इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना था, तो ये इक्वेशन आपने कहाँ से बना लिया, गिवन इन्फॉर्मेशन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, it is known that the enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is -13.68 kilocalorie per mole। ये तो हमें भी पता है कि strong base और strong acid के न्यूट्रलाइजेशन से इतना एंथैल्पी रिलीज होता है। if enthalpy of neutralization of N2H4 मतलब कि ये वीक बेस हो गया with strong acid is given as -11.68, then what is the enthalpy of the following reaction। एक रिएक्शन आपको दे रखा है, इसका एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, और जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ठीक है, N2H4 हाइड्रोजीन हो गया, हाइड्रोजीन मतलब नाइट्रोजन का लॉन पेयर डोनेट करना है, वीक बेस है। इट इज नॉन दैट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज गिवन एज दिस मच। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H+ aqueous, स्ट्रॉन्ग बेस इज OH- aqueous। तो क्या बनेगा, H2O लिक्विड, इसका एंथैल्पी आपको गिवन है -13.68। तो जो भी आपको दे रखा है ना उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा करो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ N2H4, तो N2H4 का न्यूट्रलाइजेशन करना है, N2H4 aqueous प्लस किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेट अस से कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास कौन हो गया, HA। तो ये क्या बन जाएगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, ये H+ डोनेट करेगा, N2H5 हाइड्रोजीनियम आयन प्लस A- aqueous। ठीक है, इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको गिवन है -11.68। और आपसे क्या पूछा है, N2H4 प्लस H2O, इसको ऐड करने से ये क्या करेगा, एक H+ एक्सेप्ट करता है, मतलब वीक बेस के आयोनाइजेशन का एंथैल्पी आपसे पूछा है। तो ये तो वैसे भी आप बहुत जल्दी बता सकते हो, इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होगा कि क्लियरली आंसर आएगा। ये आपको बताना है और ये दोनों गिवन है। तो बताइए इन दोनों से ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस तरीके से बन सकता है। N2H4 ये तो ऐड करना है आपको, ऐड करने के बाद ये क्या करना है, OH- उधर लेके जाना है, तो ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब्सट्रैक्ट करने से इक्वेशन बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन सकता है। ये N2H4 का आयोनाइजेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, N2H5+ और OH-। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ये डिजायर्ड है, इसका एंथैल्पी आपको पता करना है। ये एंथैल्पी आपके पास गिवन है, H+ प्लस OH-, स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से OH- मिलेगा, और इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.68 किलो कैलोरी पर मोल होता है। वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये जो न्यूट्रलाइजेशन आपको दे रखा है, इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है, -11.68। इन दोनों इंफॉर्मेशन से आपको डिजायर्ड बनाना है। तो ये हम ऐड कर देंगे और ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, HA H+ और A- ही होता है वो। अच्छा, HA aqueous, HA अपने पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में जो आयोनाइजेशन होता है उसके लिए कितना एंथैल्पी आता है, 0। तो HA aqueous से क्या बनेगा, H+ aqueous प्लस A- aqueous। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ बेसिकली आयोनाइजेशन कितना होता है, 0। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को
एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा, बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाता है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितना आता है 0। तो इन तीनों इक्वेशन से आपको फोर्थ इक्वेशन बनाना है। तो किस तरीके से बन सकता है, ये ऐड करना पड़ेगा, OH माइनस उधर लेके जाना है तो ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इधर H प्लस है और इधर H प्लस है, कैंसिल आउट करने के लिए ये भी ऐड करना पड़ेगा। इसको आप ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको सब्सट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस 11.6, उसको सब्सट्रैक्ट करना है माइनस 13.6, दैट इज इक्वल टू डिजायर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, N2H4 जो वीक बेस है इसका आयोनाइजेशन ही तो दे रखा है वाटर में, और जब आप इसका आयोनाइजेशन करोगे तो वीक बेस के आयोनाइजेशन में एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है तो यहाँ पे डेल्टा आर ऑफ H ये कितना आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है, कितना आएगा 2.0 किलो कैलोरी पर मोल। इतना एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा तब जाके N2H4 का एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू अमोनिया। अमोनिया के सिंथेसिस के लिए डेल्टा HF नोट आपको दे रखा है, S नोट की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा G नोट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो डेल्टा G नोट अपने पास क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। स्टैंडर्ड स्टेट में दे रखा है इसीलिए हर जगह नॉट के साइन यूज किए गए। तो डेल्टा H सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा S निकालना पड़ेगा। डेल्टा H माइनस T डेल्टा S से क्या आ जाएगा, डेल्टा G नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो सारा डेटा अपने पास दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन से जो भी आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था वो सारे टॉपिक्स रिकॉल हो जाएंगे। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे क्या बन गया 2NH3 गैस, 300 केल्विन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G इन किलो कैलोरी पर मोल। इस रिएक्शन का डेल्टा G नॉट आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, और ये सब रिएक्शन के लिए है। तो डेल्टा HF नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, अच्छा इस रिएक्शन का डेल्टा HF आपको नहीं दे रखा है, डेल्टा HF नोट आपको दे रखा है नाइट्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, अमोनिया गैस का, 0 0 माइनस 10, और S कैलोरी पर मोल पर केल्विन में आपको ये दे रखा है, कैलोरी पर मोल में दे रखा है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में हर किसी का एंथैल्पी दे रखा है 40 30 एंड 45। तो बताओ इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कितना आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने पास कितना है, अमोनिया का फॉर्मेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस नाइट्रोजन का फॉर्मेशन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन मल्टीप्लाइड बाई 3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन का एंथैल्पी वो 0 ही होता है, वो तो वैसे भी पता है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी आ गया है वो कितना आ गया -20। डेल्टा H की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, डेल्टा S और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा S नॉट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में अपने पास कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई अमोनिया, अमोनिया का एंथैल्पी कितना है 45, माइनस रिएक्टेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन गैस 40 और 3 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन गैस 30। तो ये हो गया 90, ये हो गया 90 प्लस 40 130 और 45 90, ये कितना हो गया -40 जूल पर मोल पर केल्विन। डेल्टा एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब डेल्टा G नॉट बता दो ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कितना होगा, डेल्टा H नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन माइनस T इंटू डेल्टा S नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। डेल्टा H नॉट का वैल्यू कितना है -20, किस में है, किलो कैलोरी पर मोल में है, ये किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, और ये है कैलोरी पर मोल केल्विन में है। तो -300 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा -40, ये कैलोरी में आएगा तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, तो 12 माइनस 20 है तो ये कितना हो जाएगा -8 किलो कैलोरी पर मोल इज व्हाट
एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था, इसमें तो ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है, केवल फॉर्मूला याद करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सबसे पहले आपने डेल्टा एच का वैल्यू निकाला, उसके बाद डेल्टा एस का वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट पीएच, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे है। कैलकुलेट पीएच एट विच रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम इन बेसिक मीडियम। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ से थर्मोडाइनमिक्स को हम कैसे रिलेट करेंगे कि डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए 0, और रिएक्शन आपको दे रखा है हैलोजन के डिस्प्रपोर्शनेशन का, इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दे रखी है और बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपको किसका गिवन है, I माइनस का और IO3 माइनस का। आपको किसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, H प्लस या OH माइनस का, तभी आप pH कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दे रखा है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं है। pH कैलकुलेट करना है और इक्वेशन आपको दे रखा है I2 सॉलिड बेसिक मीडियम में ही डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, क्या बनाएगा I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस वाटर। मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, आप वैसे चाहो तो रिडॉक्स बैलेंसिंग का मेथड लगा के खुद भी बैलेंस कर सकते, डायरेक्ट कर देता हूँ। 6OH माइनस आएगा ये, और ये आ जाएगा 5I माइनस एक्वस, ये आ जाएगा IO3 माइनस एक्वस, और प्लस ये आ जाएगा 3 वाटर लिक्विड। हो गया ये बैलेंस। और इस रिएक्शन में आपको सारी चीज़ें गिवन है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में। ये तो सॉलिड है, इससे कुछ काम नहीं होगा, ये लिक्विड है, तो यहाँ पे भी इसका एक्टिविटी कितना आएगा 1, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से कितना आ जाएगा I माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 5, IO3 माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 1 डिवाइडेड बाई OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू पावर 6। ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट कर लोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा, और ये आने से आप क्या निकाल लोगे, पीओएच। पीओएच के बाद आप क्या बता दोगे, पीएच। लेकिन सबसे पहले आप ये तो निकालो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ केसी ये कितना होगा। इसके लिए आपको बाकी सारी वैल्यूज दे रखी है थर्मोडाइनमिक्स से। तो बाकी सारी वैल्यूज अपने पास क्या है, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट दे रखा है। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन का अगर आपको डेल्टा जी निकालना है तो वो भी कितना होता है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है। और हर किसी स्पीशीज का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा होगा। ये I माइनस एक्वस का दे रखा है, IO3 माइनस एक्वस का दे रखा है, H2O लिक्विड का दे रखा है, OH माइनस एक्वस का दे रखा है, माइनस 50 किलो जूल पर मोल, माइनस 123.5 किलो जूल पर मोल, माइनस 233 और माइनस 150। R की वैल्यू आपको यूज करनी है 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। और किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है, I2 सॉलिड का, तो इसका देना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट कितना होगा, 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में ही मिलता है और यही इसका एलिमेंटल स्टेट है, नेटिव स्टेट है। नेटिव स्टेट में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 अज्यूम किया जाता है। तो रिएक्शन का एंथैल्पी, सॉरी ये तो मैं यहाँ पे डेल्टा जी की बात कर रहा था ना, डेल्टा जी भी 0 ही अज्यूम किया जाता है। अब रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है। स्टैंडर्ड स्टेट पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपको निकालना है। तो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में क्या आता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही आता है। तो प्रोडक्ट अपने पास क्या, 5 इंटू I माइनस और 1 इंटू IO3 माइनस, और क्या है 3 इंटू वाटर है ना, तो 3 इंटू वाटर माइनस 233 इंटू 3 माइनस प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अपने पास क्या है, ये है, और इधर 6OH माइनस है, इसका तो 0 हो जाएगा। OH माइनस का कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का जो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड स्टेट में, ये कितना है, माइनस का 150। कैलकुलेट करो अभी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये कितना हो गया 250, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 8, सॉरी 6, 233 मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना, सॉरी, तो 899 हो गया, 899 250 123.5 है, ये 12 हो गया, एक यहाँ पे चला गया, 14 + 2 16 + 1 17, 8 + 2 10 + 1 11 12,
और ये कितना हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 900, तो 0.572 12 372.5 आ गया, नेगेटिव में ही आएगा, तो ये आ गया -372.5 किलो कैलोरी पर मोल है या किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल। ये आ गया अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब डेल्टा जी की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना होता है -RT/ln(k), तो निकालो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू -RT/ln(k), तो -372.5 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल आ जाएगा, माइनस आर कितना हो गया 25/3 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना दे रखा है इसमें 300 केल्विन, और ये आ जाएगा ln(k), तो ये डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 10 अभी भी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस चला गया 3725 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 25 इच इज इक्वल टू ln(k). ln(k) की वैल्यू यहाँ से कितनी आ सकती है, अब ये तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आप ln(k) फाइंड आउट करना, ऐसा करते हैं कि आप इसे सॉल्व करना, ln(k) फाइंड आउट करोगे तो ये शायद आएगा ऑलमोस्ट 30 आएगा, ये 10 टाइम्स थोड़ी जा रहा है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2.303 और करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये log 10 की बेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.3 आ गया, अब ये शायद 30 आ सकता है, तो log k दैट इज इक्वल टू 30, तो 10⁻30 हो जाएगा kc। अब देखना इसको, फाइनली आपको सॉल्व करना है, kc का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब kc का वैल्यू हम किस तरीके से लिख सकते हैं, i माइनस रेस टू पावर 1 सॉरी रेस टू पावर 5 IO3 माइनस रेस टू पावर 1, ये 1 है ये 1 है, और OH माइनस रेस टू पावर 6, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 रेस टू पावर 5, 0.1 रेस टू पावर 1, ये x मान लेता हूँ, या OH माइनस ही लिख देते हैं, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू kc 10⁻30, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 10⁻⁻30 10⁻⁻36 हो जाएगा, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻6, तो यहाँ से आप pOH फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और pH कितना हो जाएगा 14 - 6 दैट इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे pH आपने फाइंड आउट कर लिया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, और वो कितना आ गया 8। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, पहले ही आपको पता था कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये गिवन है, तो आपको OH माइनस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद आप pH या pOH की वैल्यू बता सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना पड़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से निकाला, डेल्टा GR नॉट ऑफ द रिएक्शन दैट इज इक्वल टू RT/ln(k), k आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाला OH माइनस का, OH माइनस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद pOH निकाल लिया, और फाइनली pH का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री का जो रिवीजन है ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री के हर किसी टॉपिक को कवर करते हैं।